हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री क्लास 720। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज अपना सीड टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। अपन ने डिस्कस कर लिया था, 2 लेक्चर इसके हो गए थे, तो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। ये आपने देख लिया था, ये हो गया था यहाँ तक। तो आज अपना जर्मिनेशन से स्टार्ट होगा। तो पहले जान लेते हैं जर्मिनेशन होता क्या है। तो जर्मिनेशन की डेफिनेशन है, देखो, जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच आ प्लांट आ सीड इनटू अ सीडलिंग। जब सीड क्या होता है, सीड से सीडलिंग में बदल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन बोलते हैं। और सीडलिंग क्या होता है, उसमें अंकुरण जैसे ही चालू हो जाता है, जैसे कि आपने पोटैटो में देखा होगा, पोटैटो में अंकुरण चालू हो जाता है, रखा रखा जब काफ़ी टाइम तक रखा रहता है पोटैटो, तो उसमें क्या है, स्प्राउटिंग चालू हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा ऑनियन में, तो ऑनियन में भी निकलने लगता है, स्प्राउटिंग होने लगती है। तो यही है, ठीक है। अंकुरण वही प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक पौधा बीज से अंकुर में विकसित हो जाता है, और जो स्प्राउटिंग होता है वो अंकुर ही बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अब अंकुर क्या होता है, तो अंकुर को समझते हैं। सीडलिंग इमर्ज फ्रॉम सीड्स आफ्टर दे हैव जर्मिनेटेड, मीनिंग द सीड हैज स्टार्टेड टू स्प्राउट एंड डेवलप इनटू अ यंग प्लांट। बीज अंकुरित होने के बाद उनसे पौधे निकलते हैं, जिसका अर्थ है कि बीज अंकुरित होना शुरू हो गया है और एक युवा पौधे के रूप में विकसित होगा। ठीक है, यही है सीडलिंग। जब उसमें स्प्राउटिंग चालू हो जाती है तो स्प्राउटिंग के बाद क्या होता है, एक पूरे प्लांट को डेवलप करता है और युवा पौधे को निर्माण होता है, विकसित होता है, तो उसको ही बोलते हैं अपन क्या, सीडलिंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से समझते जाना। और एक क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो और इसके टाइप्स देखते हैं अपन। इपीजियल जर्मिनेशन। इपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है, तो इपीजियल का मतलब होता है इपी और जीएल। इपी का मतलब क्या होता है, जब जो क्या होता है, इपी का मतलब होता है ऊपर और जीएल का मतलब होता है अर्थ। और तो अर्थ के ऊपर, जब कॉटिलेडन का अर्थ के ऊपर, मान लो जो अपनी मिट्टी होती है, सॉइल सरफेस के ऊपर ही कॉटिलेडन का निकल जाना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इपीजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं अपन। इपीजियल जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ द जर्मिनेशन इन विच द when a seed germinates the cotyledon emerges above the soil surface because the cotyledon grow repeatedly। एपीजियल अंकुरण एक ऐसा अंकुरण है जिसमें बीज अंकुरित होने पर बीज पत्र, कोटिलीडन, बीज पत्र को अंग्रेजी में कोटिलीडन बोलते हैं, मिट्टी की सतह से ऊपर उठते हैं क्योंकि हाइपोकोटाइल तेजी से बढ़ता है। अब आप लोगों ने देखा होगा, जितनी अपनी बीन्स होती हैं, बीन्स में होता है फलीय सब्जियां होती हैं, तो आप लोगों ने उनको देखा होगा, उनका अंकुरण होता है तो वो सभी क्या होते हैं, उनका अंकुरण ऊपर निकल जाता है। ठीक है, जितने भी, अब देखो, आप क्या ब्लैक ग्राम देखा होगा आपने या ग्रीन ग्राम देखा होगा, चना, वो ब्लैक ग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं, उड़द बोलते हैं। उड़द या मूंगो देखा होगा, तो उस क्या होता है, उसका अंकुरण होने के बाद सॉइल सरफेस के ऊपर निकल जाता है उसका कोटिलीडन। ठीक है, 2 पत्तियां निकलती हैं, या सोयाबीन को देखा होगा तो 2 पत्तियां ऊपर निकल जाती हैं सॉइल सरफेस के ऊपर, तो उसको ही बोलते हैं अपन क्या, इपीजियल जर्मिनेशन। ठीक है, और अब आ गया हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन का मतलब होता है कि जब सॉइल सर्फेस के नीचे ही कोटिलीडन रहता है और उसका प्लांट ऊपर निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन मीन्स दैट द सीड जर्मिनेट इन सच अ वे दैट द कोटिलीडन रिमेन्स बिलो द ग्राउंड। हाइपोजियल अंकुरण का मतलब होता है कि बीजों का अंकुरण इस तरह से होता है कि बीज पत्र जमीन के नीचे रहता है। अब देखो, अपने सीरियल्स क्रॉप्स हैं, जैसे कि गेहूं का देखा होगा और जवा का देखा होगा, तो इनका कोटिलीडन नीचे रहता है सॉइल सरफेस के नीचे, और प्लांट ऊपर निकलता है तो इसमें कोटिलीडन नहीं दिखाई देता है, एक ही पत्ती दिखाई देती है ऊपर। तो इस क्रिया को बोलते हैं क्या, हाइपोजियल जर्मिनेशन। जब कोटिलीडन नीचे रह जाता है सॉइल सरफेस के, तो उसे बोलते हैं अपन क्या, हाइपोजियल जर्मिनेशन। ठीक है, और जब ऊपर निकल जाता है कोटिलीडन तो उसको बोलते हैं इपीजियल जर्मिनेशन।
आए समझ? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन बेबी जर्मिनेशन। अब ये एक ऐसा जर्मिनेशन है जब क्या होता है, अपने मात्र पौधे का मतलब होता है कि जो क्या है, जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि टोमेटो देखा होगा, टोमेटो में जब बिना बीज को निकाले हुए जब ज़्यादा पक जाता है टमाटर और ज़्यादा टाइम का हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, स्प्राउटिंग चालू हो जाती है, उसमें अंकुरण चालू हो जाता है। ऐसे ही रखा रखा प्लांट, जैसे मात्र पौधे का मतलब वही होता है कि जैसे जुड़ा हुआ होता है अपने पहले वाले पौधे से जुड़ा हुआ होता है। तो टोमेटो को जब बिना निकाले ही टोमेटो के सीडों को ऐसे ही टोमेटो को रख दिया जाता है, तो उसमें अंकुरण चालू हो जाता है। तो इसको ही बोलते हैं अपन क्या, बेबी जर्मिनेशन। व्हेन द जर्मिनेशन ऑन द पेरेंट plant while still the attachment to the fruit it is called as the बेबी जर्मिनेशन। जब बीज का अंकुरण मात्र पौधे पर ही फल से जुड़े रहते हुए हो जाता है, तो इसे जरायुज ये अंकुरण कहते हैं, बेबी जर्मिनेशन कहते हैं। तो इसका अंकुरण का मतलब होता है बेबी जर्मिनेशन, जब जैसे टमाटर है तो वो प्लांट में लगा हुआ भी है, अपने पहले मात्र पौधे में लगा हुआ भी है, और जब पक जाता है अच्छी तरीक़ा से और फिर उसमें क्या हो जाता है, ज़्यादा टाइम हो जाता है तो उसमें स्प्राउटिंग चालू हो जाती है, अंकुरण चालू हो जाता है और उसमें ही क्या निकलना चालू हो जाता है प्लांट का। ये ठीक है, तो ये होता है बेबी जर्मिनेशन। नेक्स्ट है अपने कॉटिलीडन के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो कॉटिलीडन के आधार पर मुख्यतः सीड 2 टाइप के होते हैं, मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन। मोनोकोटिलीडन का मतलब होता है जब उसको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं किया जाता है, जैसे कि अपनी सीरियल्स क्रॉप हैं उनको मेन 2 पार्ट में डिवाइड नहीं किया जाता। भले ही आप करना चाहो तो कर सकते हैं, बट उसको बराबर बराबर भागों में 2 भागों में नहीं बंटता है, तो उसको ही मोनोकोटिलीडन बोलते हैं। मोनोकोट्स आर फ्लावरिंग प्लांट विथ सीड कंटेनिंग अ सिंगल एम्ब्रायोनिक लीफ कोटिलीडन। मोनोकोट फूल वाले पौधे हैं जिनके बीज में एक भ्रूणीय पत्ती बीजपत्र होती है, तो उसको मोनोकोटिलीडन बोलते हैं। जितनी भी सीरियल्स होती हैं वो सभी मोनोकोटिलीडन होती हैं। ठीक है, डाइकोटिलीडन क्या होता है, डाइकोटिलीडन डाइकोट का मतलब होता है टू हैव 2 एम्ब्रायोनिक लीव्स इन देयर सीड। डाइकोटिलीडन डाइकोट में के बीज में 2 भ्रूणीय पत्तियाँ होती हैं। जितनी भी दालें होती हैं वे सभी डाइकोटिलीडन होती हैं, उनको क्या कर सकते हैं अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, चना को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तुअर को कर सकते हैं, और ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम आदि सभी दालों को कर सकते हैं। जितने भी पल्सेस होते हैं उन सभी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बराबर बराबर भागों में 2 भागों में बढ़ जाती हैं, तो उनको डाइकोटिलीडन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एलुमिनस सीड। एलुमिनस क्या होता है, एलुमिनस सीड्स आर सीड दैट द रिटेन सम ऑफ देयर एंडोस्पर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंड द मैचुरेशन। एलुमिनस बीज वे बीज होते हैं जो विकास और परिपक्वता के दौरान अपने कुछ एंडो पर स्पर्म को बनाए रखते हैं। जब उसमें एलुमिनस सीड पे होते हैं जिनमें क्या होता है, जब परिपक्वता के दौरान पकने के दौरान उनमें एंडोस्पर्म बना रहता है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, एलुमिनस। इसके एग्जाम्पल हैं कैस्टर, मेज, वीट, कोकोनट, बार्ले, सनफ्लावर, डेड ग्रासेस एंड टेमारिंड। ठीक है, टेमारिंड होता है मिली। नेक्स्ट है नॉन एलुमिनस सीड। नॉन एलुमिनस सीड आर सीड वेयर द एंडोस्पर्म विच इज द फूड स्टोरेज टिश्यू इज द कम्प्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। जैसे ही इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, कम्प्लीटली उसमें जो भ्रूण होते हैं, एंडोस्पर्म होता है, पूरी तरीक़ा से उसमें कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन एलुमिनस सीड। गैर एलुमिनस बीज जिन्हें एक्स एलुमिनस या गैर एंडोस्पर्मिक बीज भी कहा जाता है, की विशेषता यही होती है कि इसमें कोई अवशिष्ट एंडोस्पर्म नहीं बचता है, क्योंकि भ्रूण के विकास के दौरान संपूर्ण एंडोस्पर्म का उपभोग हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है पूरी तरीके से। उसमें जो एम्ब्रियो एंडोस्पर्म होता है वो पूरी तरीक़ा से कंज्यूम हो जाता है, तो उसको ही बोलते हैं अपन क्या, नॉन एलुमिनस सीड। ठीक है, और नेक्स्ट है अपना डिटीरियोरेशन कॉसेस ऑफ द
वैरायटी, जो अपनी वैरायटी होती हैं फसल किस्मों की पतन के कारण क्या क्या होते हैं। जैसे किसी भी वैरायटी का पतन हो रहा है तो उस वैरायटी का पतन होने का कारण क्या क्या होता है। तो नेचुरल मैचुरेशन, नेचुरल म्यूटेशन है, ठीक है, मैचुरेशन नहीं है, म्यूटेशन है। प्राकृतिक उत्परिवर्तन, जेनेटिक चेंज में विद रिड्यूस क्रॉप क्वालिटी। अब जैसे आनुवांशिक परिवर्तन है वो नेचुरल तरीका से हो रहा है, और नेचुरल तरीका से अगर म्यूटेशन हो जाता है तो उसमें अचानक से परिवर्तन हो जाता है और उसमें गुणवत्ता जो होती है किस्म की वो परिवर्तित हो जाती है। तो ये आनुवांशिक परिवर्तन होता है। और नेक्स्ट है अपना आउट क्रॉसिंग। अब आउट क्रॉसिंग क्या होता है, अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन हो जाते हैं जो अवांछनीय होते हैं और जो अपन को यूज नहीं करने हैं वो पॉलिनेट हो जाते हैं। पॉलिनेशन, जैसे क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन में जो अपन को प्लांट चाहिए नहीं है उसके गुण आ जाते हैं, जिन प्लांटों के गुण नहीं चाहिए उन प्लांटों के गुण आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपनी जो वैरायटी है वो नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसमें अनवांटेड जो गुण होते हैं वो आ जाते हैं, तो इस प्रकार से खराब हो जाती है। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन, विभाजन। इन हाइब्रिड क्रॉप्स जेनेटिकली वेरिएशन इंक्रीज ओवर द जनरेशन। संकर फसलों में समय के साथ विविधता बढ़ती जाती है। अब जितनी भी अपनी हाइब्रिड वैरायटी होती हैं उनमें जैसे 1-2 साल तो अच्छे से वो ग्रो होती हैं और अच्छे से प्रोडक्शन भी देती हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम हो जाने के बाद क्या हो जाता है उसमें विविधता आ जाती है, वेरिएशन आ जाते हैं। इस प्रकार से वो वैरायटी क्या हो जाती है, उसमें जो अपने गुण चाहिए होते हैं, प्रॉपर्टी चाहिए होती है वो नहीं रहती है, इस कारण से वो ख़त्म हो जाती है और या ख़राब हो जाती है। मैकेनिकल मिक्सचर, यांत्रिक मिश्रण। अब जैसे बुवाई कर रहे हैं अपन या फिर कहीं स्टोर करके रखा है या फिर उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है दूसरी फसलों के या फिर उसी फसल के दूसरे वैरायटी के बीज उसके साथ मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से मिक्सिंग ऑफ द सीड ड्यूरिंग द सोविंग स्टोरेज एंड द प्रोसेसिंग, इस प्रकार से मिल जाते हैं तो वो वैरायटी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट है अपना पेस्ट एंड डिजीज। अब जब कंटिन्यू वही वैरायटी वो आ रहे हैं तो उसमें क्या हो जाते हैं जो पेस्ट और डिजीज होती हैं वो अटैक करना चालू कर देती हैं, क्योंकि वो उसमें प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है और वो उसमें क्या कर सकती हैं, अटैक कर सकती हैं। तो वीकन हो जाती हैं, जो वैरायटी रेजिस्टेंस होती हैं वो वीक हो जाती हैं। कंटिन्यू अटैक वीकन रेजिस्टेंस एंड द अल्टर ड्यूरेंट रिस्क। लगातार हमलों से प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जो रेजिस्टेंसी होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है अपना एनवायरमेंटल स्ट्रेस, पर्यावरणीय तनाव। अब फैक्टर लाइक ड्रॉट एंड सैलिनिटी कैन बी द कॉज जेनेटिकली चेंज। अब देखो ड्रॉट, सूखा और लवणता जैसे आनुवंशिक परिवर्तन ला सकते हैं। अब जैसे ड्रॉट हो जाता है, सूखा हो जाता है या फिर सैलिनिटी हो जाती है, तो इस प्रकार से दोनों तरीक़ों से ही अपनी वैरायटी है वो ख़राब हो जाती है, उसमें खराब प्रदर्शन होने लगता है, खराब गुण हो जाते हैं और प्रोडक्शन अच्छा नहीं आता है। तो इस प्रकार से भी अपनी वैरायटी ख़त्म हो जाती है। ओवर स्टोरेज कंडीशन, आप ये तो बहुत बड़ी समस्या है भारत में, सबसे बड़ी कि खराब भंडारण स्थिति है, अच्छा स्टोरेज नहीं है। इम्प्रॉपर स्टोरेज रिड्यूस सीड वाइबिलिटी। अब जब स्टोरेज अच्छा नहीं है तो उसमें जो सीड की क्वालिटी होती है, सीड की वाइबिलिटी होती है, अंकुरण परसेंटेज होता है, वो सब यहीं गुणवत्ता उसकी घट जाती है। तो इस प्रकार से भी अपनी वैरायटी खराब हो जाती है। ह्यूमन एरर, मानवीय त्रुटियाँ। पुअर सिलेक्शन एंड द हैंडलिंग लीड टू द डिटेरियोरेशन। गलत चयन और खराब प्रबंधन से पतन होता है। गलत चयन कर लिया, जैसे कि सिलेक्शन हो रहा है तो उसमें गलत सिलेक्ट कर लिया, इस प्रकार से भी वैरायटी ख़त्म हो जाती है। और इसको कंट्रोल कैसे कैसे कर सकते हैं, तो यूज ऑफ सर्टिफाइड सीड, प्रमाणित बीजों का उपयोग करके, ठीक है, आइसोलेशन डिस्टेंस को मेंटेन करके, जिससे कि क्या है आउट क्रॉसिंग ना हो पाए और अनवांटेड क्रॉसिंग ना हो पाए, ठीक है। रॉगिंग, खराब पौधों को हटा देना पहले से ही, जैसे ही फील्ड में देखें वैसे ही हटा देना। प्रॉपर सीड स्टोरेज,
अब स्टोरेज का अच्छा प्रबंधन होना चाहिए, जिस कारण से क्या है उसमें अच्छी वाइबिलिटी बनी रही और क्या है जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा। क्रॉप रोटेशन को भी अपनाना चाहिए। क्रॉप रोटेशन अगर यूज करते हो तो क्या, क्रॉप रोटेशन यूज करने का मतलब यही होता है कि जैसे उसमें जिस फील्ड में उगा रहे हैं तो उसकी क्या है फर्टिलिटी बनी रहती है। एक ही फसल उगाते हैं तो उसमें कम हो जाती है। नेक्स्ट, कंट्रोल पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को मेंटेन करते हैं जिस कारण से अपना जो क्रॉप उगा रहे हैं वो अच्छी तरीक़ा से प्रोडक्शन दे सके। फिर इंस्पेक्शन, क्षेत्र का निरीक्षण। क्षेत्र का निरीक्षण अच्छी तरीके से करते रहना चाहिए, क्योंकि जो भी कमी लगी तो उसको पूर्ति करें। अवॉइड मैकेनिकल मिक्सचर, यांत्रिक मिश्रण जो हो जाता है तो उनको भी कम करना चाहिए इस कारण से। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, सतत कृषि प्रक्रियाएँ पद्धतियाँ अपनानी चाहिए जिस कारण से अपन इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये अपना हो गया आज का लेक्चर। अपन ने इसका कंट्रोल देख लिया, ड्यूरेशन कैसे प्रदान होता है, वैरायटी का ये देख लिया है और साथ में जर्मिनेशन देख लिया है। तो कैसा लगा लेक्चर कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।